हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, और टॉपिक है उसमें नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से वोटर लिस्ट तैयार होती है, राइट। वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार होती है, या हमारा इंडिया जो है वो कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, और उसके बाद किस तरह से हमारी वोटर लिस्ट तैयार हुई। अब जो हमें देखना है वो ये देखना है कि इसमें जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन जो लड़ते हैं, उसमें अपना कैंडिडेट्स जो हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, वो उसमें अपना नॉमिनेशन जो है वो किस तरह से कराते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा हो सकता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे, राइट। सॉरी। तो फर्स्टली हमें क्या देखना है कि एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, राइट। जो पर्सन, ठीक है, वोट कर सकता है, ठीक है, जो पर्सन वोट दे सकता है, वोट कास्ट कर सकता है, वो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, राइट। वो पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे आप वोट देने जा रहे हैं, और अगर आपकी इच्छा है कि आपको इलेक्शन में खड़े होना है, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या उसको लड़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, उसमें सारी चीजें सबके लिए वही चीजें हैं जो वोटर के लिए होती हैं, वही कैंडिडेट्स के लिए हैं। ओनली एंड ओनली वन डिफरेंस है यहाँ पर। वो क्या डिफरेंस है? एज का, राइट। वो डिफरेंस जो है वो एज का है। वोटर्स की एज हमने क्या डिसाइड करी है? 18 ईयर्स। वोटर्स की एज क्या है? 18 ईयर्स। और कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शन में, उसकी एज है 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स की जब कैंडिडेट जो है वो 25 ईयर्स का हो गया है, उसके बाद से वो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है। कोई भी पर्सन वहां पर खड़ा हो सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है? इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारे यहाँ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी पर्सन यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, बस उसकी एज क्या हो जानी चाहिए? 25 ईयर्स हो जानी चाहिए। और वही वोटर्स की एज क्या है? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स में हम क्या करते हैं कि वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। अब क्या आता है इसमें? अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या होता है जब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, राइट, इलेक्शन में। अब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये पर्सन जो है वो इस पार्टी का है? तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। कहने का सेंस ये है कि सपोज दैट मेरा इलेक्शन में खड़े होने का मन हुआ, और हमने सोचा कि चलो हम बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, राइट। अब हमने ये अपनी इच्छा जो थी वो बीजेपी पार्टी को बताई, क्योंकि हमारे यहाँ कितने पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं। तो हमने अपनी ये इच्छा जो थी वो बीजेपी पार्टी को जाहिर करी। जो वहां के हेड थे उनको हमने बताया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। अब जब मैं इलेक्शन लड़ना चाहती तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक टिकट देता हूँ। टिकट मतलब आपको अप्रूव करता हूँ कि हाँ, ये पर्सन जो है वो मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रही है और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन लड़ेगी, राइट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आई है तो यहाँ पे डिफरेंस हमने बताया कि एक ये डिफरेंस होता है, और एक जब इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी थी, राइट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी थी, तो वहां पे जो रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, जैसे एससी के लिए थी आई थिंक 84 और एसटी के लिए थी 47। तो ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहां से वही पर्सन खड़ा हो जाएगा जो कि एससी या एसटी को बिलोंग करता है, राइट। मैं चाहूं तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ पाऊंगी, ठीक है। मैं अपने एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर हमारे जनरल वालों के लिए, उनके लिए हम वहां से खड़े हो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी के लिए वही कैंडिडेट एससी या एसटी का वहां से उतरेगा।
तो जब ये बात हमने बीजेपी को बताई कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो उसके लिए क्या है, कुछ अप्रूव भी तो होना चाहिए हमारे पास कि हाँ हम इस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसके लिए वो जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो हमें क्या करती है, एक टिकट या एक अप्रूवल देती है कि ये पर्सन जो है वो हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला है या लड़ने वाली है। राइट, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब जब पार्टी में हमारा क्या हो गया, अप्रूवल हो गया, पता है हमें कि हम इस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है हमें, उसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, मतलब अपनी नाम है, डीओबी है, और कहाँ तक हमने पढ़ाई करी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी हमें उसमें अपनी डिटेल देनी पड़ती है। ये नॉमिनेशन फॉर्म हो गया भाई। कोई भी आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी सपोज दैट आप अपने कॉलेज के इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं कॉलेज के इलेक्शन में, तो कॉलेज के इलेक्शन में भी क्या होता है कि जो भी लीडर खड़ा होता है तो उसको क्या है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। उसके बाद साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्या मतलब है, सॉरी, कि मतलब जैसे कुछ फंड है आपके पास, वो आपको एज ए सिक्योरिटी वहां पर देना पड़ेगा, सो दैट की जो इलेक्शन कमीशन है, जहां पर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और जो इलेक्शन के हेड है, इलेक्शन कमीशन है, वो उनको ये पता चल जाए कि हाँ आप इस के लायक हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कि आपके पास इतना मनी है कि आप अपना मतलब आगे जो इलेक्शन के और प्रोसेस है वो मैं बताऊंगी कि क्या है, कैंपेनिंग वगैरह है तो उसमें भी कुछ खर्च वगैरह होता है, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ कैंडिडेट की क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और वो कितना कर सकता है। तो वहां पे क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें करना पड़ता है। राइट, अभी हमारा नॉमिनेशन हो गया, टिकट हमें मिल गई, टिकट मिलने के बाद हमारा नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया हमने, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमने दे दी। अब क्या होता है कि अब उसके बाद जो कैंडिडेट खड़ा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना लीगल डिक्लेरेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। राइट, कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन, सारी उसको अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो उसको देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेंगी, जैसे फर्स्ट वन है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई सीरियस केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्रिमिनल केस, ठीक है, तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी पड़ेगी। जब वो अपना लीगल डिक्लेरेशन देगा तो उसमें ये सारी डिटेल्स उसको भरनी पड़ेगी कि मेरे अगेंस्ट में एक क्रिमिनल केस चल रहा है जो काफी सीरियस है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। राइट, और साथ में क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। और क्या करना पड़ता है, कैंडिडेट्स को अपने पास, उसके पास कितनी एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज हैं वो उसको बतानी पड़ती हैं। तो वो कैसे बताएगा कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पूरा उसको बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास ये मेरे मकान 2 हैं, या जो भी प्रॉपर्टी है वो सब बताना पड़ता है। तो पहले केवल क्या होता था, पहले केवल जब कैंडिडेट अपनी इसमें मतलब खड़ा होता था, इलेक्शन में आता था, तब उसको अपनी ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपको जब आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तब भी ये इंफॉर्मेशन देनी है, और जब आप इस पोस्ट से जाते हो, राइट, 5 ईयर आपने काम कर लिया, आपका टेन्योर पूरा हो चुका है, टेन्योर पूरा हो चुका है, दोबारा आप लड़ते हो तो आप हार जाते हो या आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हो, जो भी है, तो उसमें आपको फिर से ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। किस चीज की, एसेट्स की और लायबिलिटीज की, कि मतलब जब मैं यहाँ पर इस पोस्ट पे आई थी या आया था तो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी। राइट, और 5 इयर्स काम करते करते मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है। राइट, तो उसको अपना क्या है, कैंडिडेट को एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताना पड़ता है। राइट, अब क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और कैंडिडेट को क्या करनी पड़ती है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ती है कि उसने क्या एजुकेशन में किया हुआ है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसको बतानी पड़ेगी। राइट, अब हम
हम देखते हैं कि अच्छा ऐसा लगता है, या आपका इसमें बुक में एक बॉक्स भी दिया हुआ है, उसमें भी लिखा है व्हाई इज देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है भाई? अगर कोई कैंडिडेट जो है वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में और हमारी कंट्री को चलाने वाला है, वो हमारा लीडर बनने वाला है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है? जबकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, छोटी से छोटी भी जॉब होती है, तो उसके लिए भी हम क्वालिफिकेशन रखते हैं, 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन, वट जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमने कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा है, राइट? जबकि क्या होता है कि हम और किसी उसमें क्या करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, तो उसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखते ही रखते हैं, मस्ट रखते हैं कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपना लीडर जो चूज कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करेंगे, हमें उसकी क्वालिफिकेशन देखनी, ये नहीं है कि उसने क्या एजुकेशन किया, हमें उसके अंदर ये देखना होता है, क्वालिटीज देखनी होती है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो लीडरशिप कर पाएगा या नहीं, हमें रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा रिप्रेजेंट। क्योंकि और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे यहाँ का मतलब इक्वल पॉलिटिकल जो है, हमारे यहाँ का प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्वली क्या है, पॉलिटिकली इक्वलिटी, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका क्या, वो यही कहता है कि हमारे यहाँ सभी को क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख देते, सपोज दैट हमने रख दिया ग्रेजुएशन, राइट, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कोई भी हो, हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन रख दी। अब अगर हमने ये क्वालिफिकेशन रख दी कि अगर आप यहाँ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन आपको होना मस्ट है, तो क्या होगा इसमें, हाफ से ज्यादा, सपोज दैट 90% से ज्यादा क्या हो जाते हैं, लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है, वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है वो मेंटेन बनी रहे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें हमने इसीलिए हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। सपोज दैट आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिकेट का, राइट, क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है कि उसमें क्या है कि जब हम क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वहां पे हम क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, हम ये देखते हैं कि उसकी बैटिंग कैसी है, उसकी बॉलिंग कैसी है, वो खेलता कैसा, हमें ये देखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हमने बीटेक कर लिया या एमटेक कर लिया और हम गए और हमने कहा ठीक है हमें भी भैया इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, तो उन्होंने कहा अच्छा आप खेलोगे, और पता चला हमें बैट पकड़ना ही नहीं आता है। जब हमें बैट पकड़ना नहीं आता तो हम खेलेंगे क्या? तो उसी तरह से, जिस तरह से क्रिकेट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उसी तरह से हमारे एमपी और एमएलए के लिए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है, उसके लिए क्या है, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, सो दैट कि सभी लोग क्या कर सके, इसमें इलेक्शन में खड़े हो सके, उनको फ्रीडम है पूरी तरह से इलेक्शन में खड़े होने की, इलेक्शन को फाइट करने की, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनने की, राइट। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको ये वीडियो काफी अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम मिलेंगे कि इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे होती है, उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।